नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आज से हम अपने चैनल पे मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसी मॉक टेस्ट को लेके आए हैं। आज हम करने वाले हैं साइंस का मॉक टेस्ट। आपको पता है कि साइंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं और बायोलॉजी होते हैं। 10 हम करेंगे फिजिक्स का क्वेश्चन, 10 करेंगे केमिस्ट्री का और 10 करेंगे बायोलॉजी का। टोटल मिलाकर हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरू में हम करने वाले हैं फिजिक्स का। मेरे पास एक्सीलेंट का बुक है जो कि आपको दिखाए थे वीडियो में, उसी का हम आज सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर आज प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसमें दोनों मिक्स है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जो भी बताएंगे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है, इसको ध्यान में रखना है। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है किरणों के समूह को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन हम दे रहे हैं, किरण पुंज कहते हैं या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं या ए और बी दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज भी कहते हैं और प्रकाश पुंज भी कहते हैं। यदि आपको ऑप्शन में दोनों है तो हम दोनों को टिक करेंगे, या तो किरण पुंज रहे या तो फिर प्रकाश पुंज रहे, कोई एक ही देगा। या तो दोनों देगा तो ये ऑप्शन में ये भी रहेगा ए और बी दोनों, तो हमको दोनों टिक करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। किरण पुंज भी बोलते हैं और उसको प्रकाश पुंज भी बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की जो किरण होती है वो कैसे गमन करती है? किसी भी दिशा में गमन करती है या तिरछी रेखा में गमन करती है? या ऑप्शन सी बोल रहा है सीधी रेखा में, या ऑप्शन डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, प्रकाश की जो किरण होती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। कैसा? सीधी रेखा में। हमेशा वो सीधा चलता है, ना कि टेढ़ा चलता है तरंग दैर्घ्य की तरह। हमेशा वो कैसे चलता है? सीधा चलता है। आपको ध्यान में रखना है किरण कैसे चलता है, हमेशा सीधा चलता है। तो हम ऑप्शन किसको टिक करेंगे? ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और अब हमारा थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है और बोल्ड है, अवतल दर्पण किस प्रकार की दर्पण है। अवतल दर्पण है कैसा दर्पण है? एक होता है अपसारी दर्पण, एक होता है अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण में क्या करते हैं, यदि आप ऊपर से भी और नीचे से भी यदि लाइट जलेगा तो एक बिंदु फोकस पे आके जमा हो जाता है, तो उसको बोलेंगे अभिसरित होना। एक जगह जो जमा होता है किरण, उसको बोलते हैं अभिसरित किरण। अभिसरित होना, एक जगह जमा जब होगा तो उसको बोलेंगे अभिसरित। और जब एक ही बिंदु से फैलती हुई चली जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? अपसरित होना। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, हर एक जगह से बिंदु आकर जब दर्पण से टकराता है तो कहाँ पे आके मिलता है? फोकस पे मिलता है। तो अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण बोलेंगे? अभिसारी दर्पण बोलेंगे। तो वही बोल रहा है कि अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण के नाम से जाना जाता है? अभिसारी दर्पण है, अपसारी दर्पण है, अभिसारी और अपसारी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। और उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अपसारी कहते हैं, क्योंकि वो किरणों को फैला देता है। इस बात को ध्यान में रखना है। और चौथा हमारा क्वेश्चन है, कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए, कार में 2 जगह दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक तो साइड मिरर के रूप में, जिसमें कि हम पीछे की गाड़ी को देखते हैं। कार में लगा हुआ रहता है, कार में, ट्रक में, बस में 2 चीज लगा हुआ रहता है। एक लाइट लगा रहता है, हेडलाइट, और दूसरा क्या रहता है, आपके पास दर्पण साइड मिरर में रहता है। तो आपके पास जो हेडलाइट रहता है उसमें रहता है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण हम क्यों लगाते हैं उसका रीजन भी बताते हैं। वहाँ पे जो दर्पण लगा हुआ रहता है, दर्पण के फोकस में उसका लाइट लगा हुआ रहता है। और आपको पता है कि जब फोकस से कोई भी किरण गुजरती है तो दर्पण से टकरा के कहाँ सीधा भागता है अनंत तक। तो इसलिए उसको कहाँ पे लगाया जाता है? अवतल दर्पण को हेडलाइट में लगाया जाता है, ताकि उससे जो रोशनी निकले वो प्रकाश से मतलब परावर्तन के बाद दूर तक रोशनी हमको दिखाई दे। और रोशनी सीधी रेखा में गमन करती है, जो कि हम ऊपर हम देख चुके हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और जो साइड मिरर के रूप में, जो कि हम पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं, उसमें करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। और उत्तल दर्पण का हम प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है। बहुत ही बड़े बड़े चीज को हम छोटे आकार बना के उसमें देख सकते हैं। उत्तल दर्पण का गुण यही है कि बहुत बड़े बड़े चीज को बहुत छोटा सा बना देता है। ठीक है, तो इसलिए यदि पीछे में ट्रक भी आ रहा होता है तो हम उसको छोटा आकृति में देख लेते हैं, क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। इसको ध्यान में रखना है। तो हम कौन सा दर्पण टिक करेंगे? यहाँ पे बोल रहा था साइड मिरर के रूप में, तो साइड मिरर में किसका यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का। ठीक है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का। हेडलाइट का बात करें तो हेडलाइट में कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। यहाँ से दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? क्वेश्चन नंबर 5 पे। 4 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है,
अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? यदि आप ग्राफ पढ़ेंगे तो सेम टू सेम ग्राफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है, किसमें? दर्पण में भी और लेंस में भी। और यहाँ किसका बोल रहा है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण कैसा होता है? ऐसे होता है, ऐसे इस टाइप से होता है। यदि आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसे होता है। तो ऐसे होता है तो उसका जो अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, आपको याद रखना है। तो हम किसको टिक करेंगे? ऋणात्मक को। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और अब हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? पीछे हमने बताया कि उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उसका उपयोग कहाँ करते हैं? साइड मिरर के रूप में। वाहनों के साइड मिरर के रूप में किसका? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा वस्तु कितना भी बड़ा है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनाएगा। और अवतल में क्या होता है? कभी बड़ा भी बनता है, कभी छोटा भी बनता है। तो इसलिए हम अवतल का प्रयोग ना करके अवतल का प्रयोग करते हैं किसमें? हेडलाइट के रूप में, लेकिन उत्तल का साइड मिरर के रूप में। अब हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर का, बोल रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? आप निर्वात जानते हैं, निर्वात उसको बोलते हैं। देखिए वायु में क्या होता है? हवा मौजूद होता है, लेकिन निर्वात में हवा भी मौजूद नहीं होता है। तो हवा थोड़ा मौजूद होता है, मतलब किसमें? वायु में। तो हवा थोड़ा प्रकाश क्या करता है? धीमे कर देता है। उतना भी धीमे नहीं करता है जितना कि पानी ग्लासर करता है, लेकिन धीमे करता है बहुत ही कम। और जहाँ पे हवा भी ना हो वहाँ तो पूरा उसका कोई रोकने वाला है नहीं, तो पूरा स्पीड में चलता है कौन? प्रकाश। तो प्रकाश जो है निर्वात की अपेक्षा हवा में उसकी चाल क्या होती है? कम हो जाती है। हम किसको टिक करेंगे? ऑप्शन ए को। यहाँ पे ऑप्शन ए में है कम है, ऑप्शन बी है ज्यादा, ऑप्शन सी है समान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात की अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल कम होता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और हमारा 8वां क्वेश्चन है 8 नंबर का, बोल रहा है प्रकाश द्वारा परावर्तित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है? यहाँ से देखिए सवाल को यहाँ पे घुमा फिरा दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही यहाँ पे कहना चाह रहा है। तारा जो टिमटिमाता है वो किसके कारण टिमटिमाता है? परावर्तन के कारण टिमटिमाता है, वर्ण विक्षेपण के कारण, प्रकीर्णन के कारण, या फिर अपवर्तन के कारण? जो तारे जो टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं, क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे लेयर परत होता है जहाँ से कि प्रकाश जब गुजरता है तो उसका हमेशा बहुत बार क्या होता है? अपवर्तन होता है, जिस कारण हमें तारा टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। अब 9 नंबर का बोल रहा है लेंस की फोकस दूरी f और क्षमता p में क्या संबंध है? आपको पता है कि जब उसका हम शक्ति निकालते हैं तो एक फार्मूला होता है P = 1/f, जहाँ f किस चीज में होता है? मीटर में होता है। इसको आपको याद रखना है, P = 1/f। यहाँ पे लेंस का पावर निकालने के लिए हम इस फार्मूला का यूज करते हैं। और एक हमेशा याद रखिएगा कि f = r/2, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया तो पूछने की संभावना है, तो इसलिए हमने उसको बता दिया। और 10 नंबर का क्वेश्चन है और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है तेल लगा कागज होता है, पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभासी होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए यदि हम किसी भी चीज को आसानी से इस साइड हम देख सकते हैं तो उसको बोलेंगे पारदर्शी। जैसे कि आप व्हाइट रंग का प्लास्टिक लीजिएगा तो इस साइड से आप इस साइड की वस्तु को आराम से आप देख सकते हैं। यदि हम अच्छे से देख सकते हैं पूरा साफ साफ, उसको बोलेंगे पारदर्शक। यदि बहुत ही कम दिखाई देता है, मतलब धुंधला दिखाई पड़ता है, तो उसको बोलेंगे पारभाषक। और जब दिखाई ही ना दे, जैसे कि दीवार हो गया, एक कॉपी जैसे कि मोटा सा पेज लीजिएगा उसमें दिखाई देगा नहीं, तो उसको बोलेंगे अपारदर्शक। तो यहाँ पे बोल रहे तेल लगा कागज, यदि आप किसी भी पेपर में तेल लगा के देखिएगा ऐसे करके तो धुंधला दिखाई पड़ेगा, आगे भी जो भी वस्तु रहेगा धुंधला दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से हम उसको क्या बोलेंगे? और इसको बोलेंगे क्या? पारभासी बोल सकते हैं। और जब दिखाई नहीं दे तो अपारदर्शक बोल सकते हैं, तो इसको पारभासी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 10 क्वेश्चन फिजिक्स का हो गया। अब चलते हैं केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए लेट लग सकता है, वीडियो का लेंथ बढ़ सकता है, लेकिन हम जो भी बताते हैं जिसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। तो अब हम चलते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, उसके बाद हम बायोलॉजी के क्वेश्चन को 10 को देखेंगे। यहाँ पे 10 बताए, उसके एक्स्ट्रा भी बताएं, इसको आपको ध्यान में रखना है।
यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो के एक बार रिवर्स करके आप देख सकते हैं। अब चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो अब हम निकाले हैं केमिस्ट्री का। इससे पहले फिजिक्स का हम कर चुके हैं मॉक टेस्ट, अब करेंगे केमिस्ट्री का। फिजिक्स का 10 के क्वेश्चन और जो कि इम्पोर्टेंट है जो पूछा गया, और उसके अलावा जो भी क्वेश्चन उससे बन सकते रिलेटेड क्वेश्चन था उसको भी हमने बताया, और वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। जो क्वेश्चन 10 पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसको हम बता देंगे, आपको उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं, कर्नाटक, ऑप्शन ए बोल रहा है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, सी बोल रहा है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी है गुजरात। तो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, इसको याद रखना है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये तो यहाँ पे आपको पता चलेगा नहीं, पर हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। बोल रहा है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मतलब होता है कि जो कोई एक पदार्थ है, एक बड़ा सा पदार्थ जब टूटकर दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, और उसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मीन्स भी होता है टूटना, अपघटन मीन्स भी होता है टूटना। जब कोई बड़ा सा पदार्थ जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, जब लोग सॉरी कैल्शियम कैल्शियम के बड़ा सा पदार्थ, मान लो कि अभी कोई भी बड़ा सा पदार्थ हो, मान लो कि एक चट्टान है आपके पास, उसको आप तोड़ के कई भागों में क्या क्या उसको बांट दिया। मान लीजिए कि एक पत्थर को आप 10 भागों में तोड़कर बांट दिए, तो वो हो गया वियोजन अभिक्रिया। फिर आप घटन कहें कि एक बड़ा सा पदार्थ को आप तोड़ के छोटे भागों में क्या क्या बांट दिया। आप जैसे भी हथौड़े से तोड़ो या फिर कुछ जो रिएक्शन होते हैं उसको उष्मा से करते हैं, कभी पानी से करवाते हैं। तो ढेर सारी विधियां होती है, जैसे जिस तरह से रिएक्शन करता है उसी प्रकार से हम रिएक्शन करवाते हैं। तो याद रखना अपघटन अभिक्रिया उसको कहेंगे जब एक बड़ा सा पदार्थ अभिक्रिया के दौरान टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बिखर जाता है, तो उसको बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। इसी का सेम उल्टा होता है संयोजन अभिक्रिया। इसको यदि रिवर्स कर दें तो संयोजन अभिक्रिया बन जाएगा। जैसे कि कोई छोटा छोटा पदार्थ जब मिलकर एक बड़े चीज का निर्माण करता है, एक बड़े पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब होता है जुड़ना। जब छोटा छोटा पदार्थ जुड़कर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करेगा तो उस अभिक्रिया को बोलेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि कार्बन का और क्या ऑक्सीजन का यदि हम योग कराएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन को दोनों को जब हम जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। दो पदार्थ जुड़ के एक पदार्थ का क्या क्या निर्माण किया, तो उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो इस तरह से हम संयोजन अभिक्रिया को समझ सकते हैं और वियोजन अपघटन अभिक्रिया दोनों को समझ लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जो भी इससे कॉन्सेप्ट बनेगा हम आपको बता देंगे ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। देखिए कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा, क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के दे तो आप आंसर को टिक कर सकते हैं आराम से। तो 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जल संयंत्र की प्राचीन विधि नहीं है। जो प्राचीन विधि है वो हमारा आंसर नहीं है, जो प्राचीन विधि नहीं है वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सुनिए, पहला है कट्टा, ठीक है, तो ये हमारे प्राचीन विधि है, कट्टा भी प्राचीन विधि है। उसके बाद कुल भी प्राचीन विधि है और इरिस भी प्राचीन विधि है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार हम चलेंगे तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। क्या हो? डिगवेल। ये प्राचीन विधि नहीं है, बाकी जो तीनों हमने बताया कट्टा है, कुल्हा है, इरिस है, वो प्राचीन विधि है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा था? कौन प्राचीन विधि नहीं है? जो प्राचीन विधि नहीं है उसी को हमको टिक करना है। तो प्राचीन विधि कौन नहीं है? डिगवेल प्राचीन विधि नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन आता है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है। जैसे देखिए आप कोई रिएक्शन करवाते हैं, जैसे कि हमने कार्बन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया भी कराया था जो कि संयोजन अभिक्रिया बना था। तो जो रिएक्शन में भाग लिया, जो इधर भाग लेगा, जो तीर के इस साइड रहेगा, जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसको बोलेंगे अभिकारक। इसको ट्रिक से भी याद रखें, जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसको बोलेंगे अभिकारक, और अभिक्रिया उससे अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसको बोलेंगे अभिकारक, और अभिक्रिया के दौरान जो फल बनेगा, जो बनेगा चीज, उसको बोलेंगे हम प्रतिफल। इंग्लिश में इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रतिफल। जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसको अभिकारक बोलेंगे, और जो अभिक्रिया के फल स्वरूप जो बनता है उसको बोलेंगे प्रतिफल। इसको ध्यान में रखना है। 2 ऑब्जेक्टिव बनता है, दोनों हमने क्लियर कर दिया है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ
ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। यहाँ से भी दो क्वेश्चन बनता है, उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। ऊष्मा से रिलेटेड जो है दो अभिक्रिया होता है ऊष्मा के बारे में, एक होता है ऊष्मा शोषी, एक होता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया को करवाते हैं तो अभिक्रिया के दौरान जब ऊष्मा बाहर निकलती है, जैसे रिएक्शन हमने करवाया तो ऊष्मा ढेर मात्रा में बाहर निकलता है, जब ऊष्मा बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जब ऊष्मा बाहर निकले तो ऊष्मा क्षेपी है। और जब किसी अभिक्रिया को कराने के लिए हम अब खुद से ऊष्मा उसमें अंदर देते हैं, खुद से ऊष्मा देते हैं, तो उसको वो बोलेंगे ऊष्मा शोषी। जब हम अभिक्रिया करवाने के लिए ऊष्मा देंगे उसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी। और जब अभिक्रिया के दौरान वो खुद से ऊष्मा बाहर छोड़ेगा तो उसको बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलता है। तो अभी बताया था कि जब ऊष्मा बाहर निकलेगा तो उसको बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी, और जब हम खुद उसमें ऊष्मा दे के रिएक्शन करवाएंगे तब बोलेंगे उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट और सब्जेक्टिव भी कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ। बोल रहा है कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, जब उपचयन अभिक्रिया जब भी होगा तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा। हाइड्रोजन का वियोग मतलब होता है वियोजन होगा। हाइड्रोजन मतलब टूट के वहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हाइड्रोजन वहां से टूट के हट जाएगा और क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन की भी हानि होगी। जब वहां पे हाइड्रोजन का वियोजन होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, हानि होगा। इलेक्ट्रॉन भी उससे क्या होगा, बाहर आएगा। और ऑक्सीजन का क्या होगा, संकलन होगा। मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और इलेक्ट्रॉन की भी हानि हो जाएगी। यानी कि इनमें से सभी को हम टिक करेंगे। जब उपचयन अभिक्रिया जब होता है तो वहाँ पे 3 चीज होता है, ध्यान रखना। क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोजन होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की भी हानि हो जाती है, और क्या होता है, ऑक्सीजन का संकलन होता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो इनमें से हमारा ऑप्शन तीनों सही है, तो इसमें हम किसको टिक करेंगे, इनमें से सभी को। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे। प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ रहता है किसके कारण, प्रकाश संश्लेषण के कारण। और बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसको सब्जेक्टिव में आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही पेड़ पौधा क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। और पेड़ पौधा क्या करते हैं, उसमें कुछ चीज होते हैं जो कि मिलके भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश भी उसको चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। तो वो सब चीज की उपस्थिति में क्या करता है, पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है। तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही क्या होता है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर मुक्त होता है, जो कि हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, समीकरण है और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। ये देखिए यहाँ पे ऊपर जो बताए थे उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दिया जाता है, देखिए हम इसमें ऊष्मा दे रहे हैं तो इसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, ऊष्मा शोषी। हम ऊष्मा दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और जब एक बड़ा सा पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। यानी कि एक बड़ा सा पदार्थ 2 भागों में टूट जाता है। जब यहाँ एक बड़ा सा पदार्थ 2 भागों में टूट गया तो इसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे या फिर अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। और इसमें हमने ऊष्मा दिया है रिएक्शन करवाने के लिए, तो ऊष्मा क्षेपी बोलेंगे, सॉरी ऊष्मा शोषी बोलेंगे, और अपघटन या वियोजन दोनों बोल सकते हैं। अपघटन वियोजन दोनों एक ही होता है। यहाँ पे 2 रिएक्शन हो रहा है, एक ऊष्मा शोषी का और एक अपघटन और वियोजन का। तो 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सबसे पहले ग्लूकोज का भी आपको याद रखना चाहिए, C6H12O6 किसका होता है, ग्लूकोज का। और चीनी क्या होता है, चीनी का हो जाएगा आपके पास C12 हो जाएगा, H22 हो जाएगा और O11 हो जाएगा आपका। O कितना हो जाएगा, 11, C6H22O11 किसका सूत्र है, चीनी का। और ऑक्सीजन का क्या है, C6H12O6, ऑक्सीजन का नहीं, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का होता है C6H12O6 और चीनी का होता है C रहेगा 12, H रहेगा 22 और O रहेगा 11। इसको आपको ध्यान में रखना।
9 क्वेश्चन हो गया और 10 नंबर का क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है किसका, केमिस्ट्री का। उसके बाद हम बायोलॉजी को देखने वाले हैं। तो इसमें बोल रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं H2SO4, उसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। चलिए हमारा 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का हो गया। इससे पहले 10 क्वेश्चन हम फिजिक्स का भी कर चुके हैं। अब करेंगे हम किसका, बायोलॉजी का। तो ये हमारा मॉक टेस्ट का सेशन चल रहा है। अब हम बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन को देखेंगे और एक्सप्लेन भी करते हुए जाएंगे। वीडियो यदि शुरू से देख रहे हैं, यदि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसा ही हम मॉक टेस्ट आपके लिए यूट्यूब पे लाते ही रहेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब चलते हैं बायोलॉजी की तरफ। तो हमने मॉक टेस्ट में फिजिक्स का भी कर लिया, केमिस्ट्री का भी कर लिया। अब लास्ट सेशन हमारा किसका, बायोलॉजी का, जो कि इसमें भी 10 क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला चैप्टर हमारा क्या, जैव प्रक्रम, उससे 10 क्वेश्चन करेंगे और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको बताते चलेंगे। जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा उसको भी हम बताएंगे। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि पीतरस स्रावित होता है। आपको बताना है कि पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन बोल रहा है मुख गुहा से, यकृत से, छोटी आंत से या फिर अमाशय से। तो यहाँ पे पीतरस जो है, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, पीतरस स्रावित होता है यकृत से। कहाँ से, यकृत, जिसको लीवर भी बोलते हैं। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी क्या है, यही है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि बोले यकृत। इसको कभी कभी इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीवर, लेकिन हिंदी में ही लिख देगा आपको लीवर। तो इंग्लिश में रहे या फिर लीवर रहे, फिर हिंदी में लीवर रहे, यकृत नहीं रहेगा तो लीवर ऑप्शन में रहेगा। दोनों में से कोई देगा, आपको टिक करना है, फंसना नहीं है। या फिर लीवर बोलिए या फिर यकृत बोलिए। हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्षुद्रांत में स्थित रनसाकुर का क्या कार्य। क्षुद्रांत में जो रनसाकुर होते हैं उसका कार्य क्या है। अवशोषण अवरुद्ध करना होता है, या फिर अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना होता है, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना होता है, या इनमें से कोई नहीं। जो रनसाकुर होता है सतही क्षेत्रफल को क्या करता है, बढ़ाता है। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल क्या करता है, बढ़ा देता है। कौन, रनसाकुर क्या करता है, सतही क्षेत्रफल बढ़ाता है, घटाता नहीं है बल्कि बढ़ाता है। इसको ध्यान में रखना, यहाँ पे कंफ्यूज आप हो सकते हैं। याद रखना हमेशा बढ़ाता है, बल्कि घटाएगा नहीं, क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, सी आंसर हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है मुख गुहा का पिछला भाग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रसनली कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं, या फिर अमाशय कहते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, ग्रसनी बोलते हैं। मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है उसको ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है। सिंपल में कहना चाहता है कि प्रकाश संश्लेषण का जो भी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, जिससे कि पेड़ पौधा क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपको बता देते हैं, कुछ बनेगा क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक जो पदार्थ होते हैं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जल भी उसको चाहिए, और क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा, जल मिलेगा, और प्रकाश भी चाहिए, और क्लोरोफिल भी चाहिए। ये 4 चीज चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश भी चाहिए, और क्लोरोफिल भी चाहिए। और एक चीज आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, और क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट भी, देखिए क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो कभी दे देगा कि क्लोरोफिल में से क्या कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजें आवश्यक है, जो कि हमने बताया। सब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा आपका और ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है तो H2O, जल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, H2O। ऑक्सीजन जो उसमें जुड़ा हुआ है ना जल में, वही ऑक्सीजन अभिक्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो वही ऑक्सीजन बाहर निकालता है, जो कि हम लोग ग्रहण करते हैं। यदि बोलेगा कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है, तो जल से बाहर निकलता है। वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, पर हम सरल भाषा में बताए, पर यहाँ पे थोड़ा सा किताबी भाषा में पूछा गया है। क्या था क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत, ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है, जल होता है। कहाँ से जल से निकलेगा, उसका मूल स्रोत क्या हो जाएगा, जल ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हैं, पर्णहरित दिया हुआ है, CO2 दिया हुआ है, जल दिया हुआ है, गैस ऊर्जा दिया है। तो हम किसको टिक करेंगे, ऑप्शन सी को, जो कि है जल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 5 बोल रहा है दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं पाया जाता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन में है मेढक में, मछली में, पक्षी में या फिर मनुष्य में। तो दोहरा परिसंचरण किस में नहीं पाया जाता है? तो मछली में नहीं पाया जाता है। बाकी मनुष्य में भी पाया जाता है, मेढक में, पक्षी में पाया जाता है, लेकिन मछली में दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। तो हम किसको टिक करेंगे? ऑप्शन बी को, मछली हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? कहाँ से करता है? वृक्क से करता है, फेफड़ा से करता है, यकृत से करता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो वो करता है आपका यकृत से। सॉरी, कहाँ से? यूरिया रक्त में जो प्रवेश करता है, कहाँ से प्रवेश करता है? यकृत से। और यूरिया के कारण ही देखिए आदि क्या होता है कि टॉयलेट हमेशा गंद देते रहते हैं, किसके कारण से? यूरिया के कारण से। और रक्त में यूरिया कहाँ पे मिलता है? कहाँ पे? तो यकृत में। और यकृत क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसी को लीवर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उसको लिख दिया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ होता है? तो ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ होता है? पीसीटी में होता है, डीसीटी में होता है या फिर हेनले लूप में होता है, या इनमें से सभी। तो ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ होता है? हेनले लूप में। कहाँ होता है? हेनले लूप में। तो हम ऑप्शन किसको टिक करेंगे? ऑप्शन सी को यहाँ टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। हेनले लूप आंसर है हमारा, इसको याद रखना है। ग्लूकोज का पुनर्शोषण वही होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अब ये तो हम बताएंगे नहीं, क्या कि हम ऊपर अभी 2 बार चर्चा कर चुके हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यकृत नहीं, यहाँ पे लीवर लिख दिया है, तो इसको ध्यान में रखना। अभी हम ऊपर बोले थे या तो यकृत देगा या तो फिर लीवर देगा, लेकिन हिंदी इंग्लिश में होता है लीवर, लेकिन हिंदी में ही लिख दिया जाता है। तो ऑप्शन आपके पास है एड्रिनल है, लीवर है, अंडाशय है या फिर अग्न्याशय है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा, या फिर उसको यकृत बोल सकते हैं हिंदी में। अब बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल का अवशेषी अंग? याद रखना, अवशेषी अंग क्या? हमारा अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स जो मनुष्य के अंदर होता है, अवशेषी अंग है। ये जब पुराने जमाने में लोग घास भूसा जब खाते थे, तो अपेंडिक्स में क्या होता था? इससे एक रस निकलता था, जिससे कि वो घास भूसा के क्या होता था? पाचन होता था। तो अब लोग घास भूसा खाते नहीं, तो घास भूसा का पाचन वो करेगा नहीं। जब खाता ही नहीं तो कहाँ से पाचन करेगा घास भूसों का? उससे सेल्यूलोज निकलता है, जो घास जो होता है ना, उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, और सेल्यूलोज बहुत ताकतवर होता है। उसको पचाने के लिए कहाँ इससे स्रावित होता था एक अम्ल, किसे? अपेंडिक्स से। लेकिन अब घास भूसा खाते हैं नहीं हम लोग, तो इसका कोई काम अपेंडिक्स का बचा ही नहीं। तो इसलिए अब अपेंडिक्स क्या होता है कि अवशेषी अंग आदि कभी उसमें उसी से कभी कभी क्या होता है कि पेट में दर्द होता है, जो कि बीमारी का रूप ले जाता है। तो अपेंडिक्स को काट के हटा दिया जाता है, कहीं को उसका कोई काम है नहीं, वैसे ही शरीर में रखा हुआ है। तो अपेंडिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? अवशेषी अंग, उसका कोई काम है नहीं, ठीक है। इसलिए ऑपरेशन के दौरान उसको काट के बाहर भी निकाला जाता है। तो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है अब, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे बोल रहा है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है, देखिए। एक होता है शाकाहारी और एक होता है मांसाहारी। मांसाहारी हम उसको बोलते हैं जो कि मांस मछली खाते हैं, जैसे कि हम लोग। और शाकाहारी वो हैं जो कि मांस मछली नहीं खाते हैं। तो छोटी आंत होता है, अब उसका क्या लोचा है? जो मांस मछली खाता है, देखिए, मांस मछली और जो खाता है और जो मांस मछली नहीं खाता है, मांस मछली को पचाना बहुत आसान है। जैसे कि मुर्गा खसियर खाते हैं, यदि कोई भी मांसाहारी चीज़ तो मांस अगर खाते हैं तो क्या होता है? जल्दी पच जाता है। लेकिन जो शाकाहारी है, जो शाकाहारी भोजन ग्रहण करता है, तो शाकाहारी भोजन को थोड़ा पचाने में क्या होता है? कठिनाई होता है। इसलिए उसका छोटी आंत बहुत बड़ी होती है, काहे कि वो देर से पचता है और वो जटिल प्रक्रिया होता है उसमें। तो जो शाकाहारी है उसका छोटी आंत बड़ी होता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा। और जो मांसाहारी उसका छोटी आंत छोटा, उसके कंपेयर में छोटा, बहुत छोटा होता है, क्योंकि मांसाहारी चीज़ को पचाना आसान होता है, मांस मछली को पचाना आसान होता है, लेकिन शाकाहारी जो भोजन ग्रहण करता है उसको पचाने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए वहाँ पे छोटी आंत बड़ी होता है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? शाकाहारी में बड़ी और मांसाहारी में छोटी रहता है, छोटा और बड़ा। लेकिन छोटी आंत ही रहता है, छोटा और बड़ा, इसको ध्यान में आपको रखना है। तो हम यहाँ पे
30 क्वेश्चन मॉक टेस्ट का कर चुके हैं, जो एक्सीलेंट का बुक यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने बताया था कि उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, डेली का हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो आज हम साइंस का लगाए हैं, अगले शाम को हम किसका देखने वाले हैं, तो वहाँ सोशल साइंस का देख लेंगे। ऐसे ही करके हम देखते रहेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन होगा उसको हम बताते चलेंगे। जो क्वेश्चन करेंगे, जैसे देखिए 30 क्वेश्चन हम गिन करके करें, पर हम यदि अभी काउंटिंग करेंगे जो क्वेश्चन बताएं तो 50 क्वेश्चन हो जाएगा। 50 नहीं तो 45 जरूर होगा कि उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी हम आपको हल करवा देते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि मान लीजिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, यदि हम उससे रिलेटेड बता दिए तो आपका ऑब्जेक्टिव तो छूटेगा नहीं। अब आगे यदि वो क्वेश्चन आएगा जो बताएं तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक यदि वॉच किए तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ, अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ की मॉक टेस्ट का सेकंड पार्ट होगा हमारा सोशल साइंस का। तो तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।